दोस्तों, आपको अपनी नई सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। बाजीगर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी सरफरोश की दास्तान है जिसने एक कदम कदम पर अपने वतन की खातिर अपनी जान को दाव पर लगाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। तो जमाल बेटा, तुम और तुम्हारी अम्मा जीते, मैं हारा। अभी तो पाकिस्तानी टीम के जाने में काफी दिन हैं, तुम तैयारियां करो। पहले तो ऐसी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब तो तुम्हें हिंदुस्तान जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा और दरखास्त में वहां जाने की वजह बतानी पड़ेगी। मुझे तो डर है कहीं इजाजत देने से इनकार ही न कर दें। क्रिकेट देखने के लिए 3 माह तक किसी दूसरे मुल्क में रहना, ये आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है। अम्मी ने कहा, अब आप बातों से तो हौसला शिकनी न करें बच्चे की, इसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने दें, आगे जो अल्लाह की मर्जी। अब्बू ने कहा, चलो ऐसे ही सही। मैं इस दौरान में हिंदुस्तान खुतूत लिख कर कुछ व्यापारियों से सुनगुन लेने की कोशिश करता हूँ। जब से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ा है, अजनास मंगवाना और भिजवाना भी दुश्वार होता जा रहा है। खाना खाते हुए मैंने चिढ़ाने के अंदाज में तहमीना को अनकरीब तवील सयाहती दौरे पर हिंदुस्तान जाने का बताया। उसने चौंक कर मुझे देखा, उसकी नजरों से बेयकीनी नुमाया थी। बोली, एक तो भैया तुम जब झूठ बोलने पर आते हो तो फिर कोई हद नहीं देखते, ऐसी बात करो जो अक्ल में आए। मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए अपनी बात दोहराने की बजाय ताईद तलब नजरों से अब्बू जी की तरफ देखा। उन्होंने मेरी बात की तस्दीक की तो वो अपने मखसूस अंदाज में अब्बू और अम्मी पर चढ़ दौड़ी। बोली, आप लोगों ने लाडले मियाँ को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। एक फजूल शौक पूरा करने के लिए परदेश जाने का कहा, वो भी पूरे 3 माह के लिए, और आप दोनों ने झट से हाँ कह दी। किसी दिन आसमान से तारे तोड़कर लाने की फरमाइश कर दी तो क्या होगा? अब्बू जी ने तहमीना की जलगार का जवाब देने की बजाय कहकहा लगाया। अम्मी जान ने भी मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। उस पर वो अचानक रूहान सी हो गई। बोली, आप लोग कितने कठोर वालिदैन हैं। अपने दिल के टुकड़े से इतने दिन जुदाई कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मेरा दिल तो ये सोच कर ही हौल रहा है, अपनी पढ़ाई के लिए सुबह शाम किसका सर खाऊंगी? कौन मेरी फरमाइशें पूरी करने के लिए दिन में कई बार बाजारों के थक्के खाएगा? कौन मुझसे अपना पसंद का खाना पकाने पर झगड़ा करेगा? और उसे खिलाने से पहले तो निवाला मेरे हलक से नहीं उतरता। मेरा दिल अचानक उसके लिए प्यार से भर गया और मैंने बेसाख्ता उसका सर अपने शाने से लगा लिया। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं प्यार से उसका सर थपकता रहा। बिलाखिर उसने खुद को संभालने के लिए कोशिश की और मुझसे अलग हो गई। उसका चेहरा अब भी नाराजी से फूला हुआ था। अब्बू जी ने सिर्फ इतना कहा, तहमीना मेरी बच्ची, हमें इसकी खुशी अपने प्यार से ज्यादा अजीज है। फिर ये तो सोच, ये इतने दिनों बाद घर वापस आएगा तो हमें कितनी खुशी होगी। अल्लाह जाने वो कायल हुई या नहीं, लेकिन उसने मजीद एहतजाज न किया और खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसकी रंजीदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ताहम मैंने बाद में उसकी दिलजोई करने का फैसला किया। अभी तो मुझे अपने दोस्तों को भी ये खुशखबरी सुनानी थी। मैंने रात 5 दोस्तों की मंडली में ये धमाका खेज इंकिशाफ किया तो उनकी हालत देखने वाली थी। दिलचस्प बात यह है कि 1-2 नहीं, चारों ही रश्क हसद के मिले जुले एहसासात से मगलूब होकर पेचोताब खा रहे थे। उनमें से एहसान मेरी ही तरह क्रिकेट का दीवाना था, जबकि अमजद को भी काफी दिलचस्पी थी। सलामत और हमीद क्रिकेट से तो बराए नाम दिलचस्पी रखते थे, अलबत्ता इंडियन फिल्मों और फिल्मी सितारों के शहदाई थे। सलामत को मौसीकी से गहरी दिलचस्पी थी और वो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और उसकी बहन आशा भोसले, मुकेश और तलत महमूद वगैरह की गायकी का दीवाना था और उसे उनके अनगिनत फिल्मी गाने ज़बानी याद थे, जिन्हें गुनगुनाने का वो कोई मौका ज़ाया नहीं करता था। खुशकिस्मती से उसकी आवाज़ भी बुरी नहीं थी। उधर हमीद गायकी से ज्यादा अदाकारी में दिलचस्पी रखता था और दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की अदाकारी का शहदाई था, जबकि अदाकाराओं में उसे निम्मी, विजंतीमाला और नरगिस अच्छी लगती थी, जबकि मधुबाला पर दिलो जान से आशिक था और जागती आंखों से उसकी बारगाह हुस्न में सपने देखा करता था। जैसा कि समझा जा सकता है, मेरी हिंदुस्तान रवानगी की खबर पाकर हमीद ही सबसे ज्यादा तड़पा था। उसने कहा, यार जमाल, मेरा बस चले तो तुमसे पहले बंबई पहुंच जाऊं और मधुबाला की रिहाइशगाह के सामने धुनी मार कर बैठ जाऊं, और कुछ न सही सुबह शाम उसकी झलक देखने का मौका तो मिल जाएगा। लेकिन हमीद की इस मासूम सी ख्वाहिश की तकमील में उसके घरेलू हालात सबसे बड़ी रुकावट थे। उसके वालिद मजीद हिंदुस्तान से हिजरत के दौरान शहीद हो गए थे। सऊबत भरे सफर के दौरान काफिले के कुछ अफराद के साथ 5 अफराद पर मुश्तमिल अपने घराने के लिए खाने की तलाश में एक बस्ती में गए थे, जहां बजरंग दल वालों ने उन पर हमला किया था। उनमें से सिर्फ एक शख्स जख्मी हालत में काफिले में पहुंच पाया था। हमीद उन दिनों 12-13 बरस का था। पंजाब और सिंध के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में आर्जी क़याम के बाद ये काफिला बिलाखिर कराची पहुंचा, जहां उसकी बेवा माँ ने अपना और 3 बच्चों का पेट पालने के लिए सब्जी की हट्टी लगा ली।
इब्तिदाई बरसों से ही हमीद ने अपनी माँ का बेशतर बोझ अपने नन्हे शानों पर संभाल लिया और सब्जियां खरीद कर लाने, उनकी छटाई धुलाई करने, हट्टी पर सजाने से लेकर छिली और कटी तरकारियां खारादर के 2 ढाबों को सप्लाई करने जैसी बेशुमार जिम्मेदारियां तन्हा संभाल ली थी। बचपन में जिस वक्त मुझ समेत दीगर बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, हमीद अपनी छोटी सी दुकान पर गद्दी संभाल चुका होता था। उसके मुताबिक वो हिजरत से पहले दिल्ली के निवाह में वाक़े ओखले में एक स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ रहा था और उसे एक होनहार तालिब इल्म समझा जाता था। नए वतन में आमद के बाद घरेलू जिम्मेदारियों के बायस हमीद खुद तो तालीम जारी न रख सका, अलबत्ता छोटे भाई सईद और नन्ही बहन हमीदा को तालीम दिलवाने में गैर मामूली दिलचस्पी दिखाई। हत्ता के चंद साल बाद लड़कपन में कदम रखने वाले सईद ने काम में हाथ बटाना चाहा तो साफ मना कर दिया। अलबत्ता पैसों के लेन देन का हिसाब किताब रखने में माँ की मुआवनत करने की इजाज़त ज़रूर थी। जब से माँ जोड़ों के दर्द की मरीज़ा बनी थी, हमीद ने उसे जिस्मानी मेहनत के कामों से बिल्कुल सबकदोश कर दिया था और एक लड़के की मदद से सारा कारोबार खुद संभाल लिया। ऐसे में उसके लिए दुकान से एक दिन भी गैर हाजिर होना मुमकिन नहीं था। मैंने उसकी दिली हालत समझते हुए दिलासा दिया, फिक्र न कर यार, मैं इस बार वहाँ कारोबारी लेन देन का सिलसिला शुरू करके आऊँगा, आना जाना लगा रहेगा। सईद अगले साल मैट्रिक का इम्तिहान दे ले, छुट्टियों में उसे दुकान सौंप कर दोनों भाई इकट्ठे बम्बई चलेंगे। फिर तुम अपने दिल की तमाम हसरतें निकाल देना, कोशिश करेंगे कि कोई मुलाकात की सूरत भी निकल आए। मैंने अपनी दानिश में तो सिर्फ हमीद को तिफिल तसल्ली दी थी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी तो भी हमारे साथ चलने का पक्का इरादा बांधने लगे। अगले कई दिन तक हम दोस्तों और मेरे घर वालों में मेरी रवानगी ही गुफ्तगू का मरकजी मौजू बनी रही। हत्ता कि वो दिन आ गया जब मुझे अपने पासपोर्ट समेत हिंदुस्तानी सिफारत खाने में हाजिर होना था और वीज़े की दरखास्त जमा करवानी थी। मैंने अब्बू जी और उनके एक दोस्त की मदद से बहुत सोच समझकर दरखास्त का मौजू तैयार किया था ताकि दरखास्त मुस्तरद होने का इम्कान कम से कम हो। अलबत्ता मैंने तन्हा सिफारत खाने जाने का इरादा किया, क्योंकि बाज़ मखसूस मौक़े पर वहाँ दरखास्तें जमा करवाने वालों की लंबी कतारें लग जाती थी। उन दिनों भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल सुनने में आ रही थी। मौजूदा नस्ल शायद नावाकिफ हो, लेकिन उस जमाने में भी हिंदुस्तानी सिफारत खाना उसी मकाम पर वाक़ था जहां आजकल उसका काउंसिल खाना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उन दिनों ये एक कदीम तर्ज के आलीशान बंगले की शक्ल में था, जिसके आसपास दीगर कई ममालिक के सिफारत खाने भी वाक़ थे। वहां तक पहुंचने के लिए मैं कैंट स्टेशन जाने वाली बस में सवार हुआ। स्टेशन से 1-1.5 फरलांग का फासला पैदल तय करने के बाद मैं 10 बजे के करीब सिफारत खाने पहुंचा तो पेश की इत्तला के अहम मुताबिक वीज़े की दरखास्त जमा करवाने वालों की 2 कतारें नजर आईं। इनमें पहली कतार दरखास्त जमा करवाने वालों की थी, जबकि दूसरी निस्बतन छोटी कतार वीज़ा दरखास्त का नतीजा जानने और मुख्तसर इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों की थी। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मुझे सुबह सवेरे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। बहरहाल मैंने सोचा कि जहाँ पहुंच ही गया तो किस्मत आजमाई में क्या हर्ज है। चुनाचे मैं कागजात का थैला उठाए लाइन में लग गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसा तवील इंतजार कितना सब्र आजमा और बेजार कुन होगा, जिसके बाद कामयाबी भी यकीनी न हो। चंद ही मिनट के बाद उकताहट दिलो दिमाग पर गालिब होने लगी। मेरे एन पीछे कतार में मौजूद खुश लिबास और उधेड़ उम्र साहब की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। वक्त गुजारी के लिए हम हल्की फुल्की गपशप करने लगे। गुफ्तगू का आगाज असलम जुबैर नामी उन्हीं साहब की तरफ से हुआ। उन्होंने बताया कि वो महकमा जंगलात में क्लर्क हैं और किसी काम से जालंधर जाने का इरादा रखते हैं। वो खास खुश मिजाज इंसान थे, बात से बात निकालने और मजे मजे के चुटकुले छोड़ने के माहिर। कुछ ही देर में हम दोनों में अच्छी खासी बेतकल्लुफी पैदा हो गई। वो पैदाइशी लाहौरिये थे और उर्दू बोलते हुए दरमियान में ठेठ पंजाबी के अल्फाज ऐसे फिट करते थे कि बेसाख्ता हंसी आ जाती। मसलन उन्होंने क्रिकेट मुकाबले देखने के लिए इंडिया जाने के मेरे इरादे पर कुछ इस तरह हैरानी का इजहार किया। बोले, माशाल्लाह खेल के शौकीन तो बहुत देखे, पर जिंदगी में तेरे जैसा रांझन कोई नजर से नहीं गुजरा। बस वंजली की कमी है, चलो वो भी मंगवा देता हूँ लाहौरों। कुछ देर बाद असलम ने बेजारी से मुंह बनाते हुए कहा, बाऊ जमाल, आज दाल गलती नजर नहीं आती। हमारे बात तो वैसे भी कोई वेला बंदा लाइन में नहीं लगा। यहाँ अपना खून साड़ने से अच्छा है वो सामने वाले होटल में बैठकर चाय पानी करते हैं। लाइन आगे बढ़ती नजर आई तो फिर लग जाएंगे। मुझे उसकी तजवीज अच्छी लगी। कुछ ही देर बाद हम सामने छप्पर तले बने चाय खाने में बैठे हुए थे। खिलाफ तवक्को चाय काफी अच्छी थी। असलम ने कुछ नान खताइयां भी मंगवा ली। इब्तिदाई तासुर के बरक्स उसके चेहरे पर अब गहरी संजीदगी दिखाई दे रही थी। मुझसे पूछे बगैर दोबारा चाय का ऑर्डर देते हुए उसने गहरी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए राजदाराना लहजे में मुझे मुखातिब किया है, बाऊ जमाल, इजाजत हो तो 2-4 गल्ला करना चाहता हूँ तुमसे। उसके अंदाज़े गुफ्तगू में ये वाज़े तब्दीली महसूस करके मैं चौंका।
कहा, बोले असलम भाई, अब तक हम बात ही तो करते रहे हैं। वो बोले, नहीं यार, ये कुछ और तरह की गल बात है जो हर ऐरे गैरे से नहीं की जा सकती। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करना हमारी तरबियत के खिलाफ है, पर दिल कहता है कि तू खरा जवान है। मेरी बात माने या ना माने, तू लोगों में बात खिलारेगा नहीं। उसके लहजे की संजीदगी ने मुझे चौकन्ना होने पर मजबूर किया। मैंने मजबूत लहजे में तसल्ली दी, आप बेफिक्र होकर बात करें असलम भाई, मुझे राज रखना आता है। वो बोला, ठीक है, पहली बात तो ये है जमाल बाऊ कि मेरा नाम असलम नहीं है। मापे ने मेरा नाम बड़े चाव से दिलावर रखा था, पर रब ने इतने नाजुक पेशे में डाला है कि कभी कभी तो दिन में 4-4 बंदों को 4-4 वखरे नाम बताने पड़ते हैं। उसकी बातों से उसकी शख्सियत कुछ कुछ खुलने लगी थी, लेकिन अभी ये समझना बाकी था कि वो मुझ पर ये सब राज क्यों खोल रहा है। मुझे शिशुपंज में देखकर उसने जल्दी से बात आगे बढ़ाई। तू पढ़ा लिखा सियाना बंदा है, मुझे पता है मेरी मजबूरी समझ सकता है। नाम में क्या रखा है, दिलावर न सही मुहाफिज समझ लो। अपने वतन की हिफाजत की कसम चुक रखी है, ये नाम भी ठीक है ना। मैंने उलझन जाहिर की, कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, बस ये बता दो कि मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। उसने धीमे लहजे में कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम भी अपनी सोनी धरती को खतरे में देखकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। मैंने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है असलम भाई, बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। आप बताएं मैं अपने वतन के लिए क्या कर सकता हूँ। वो बोला, वाह मेरे शेर जवान, तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तो पहली नजर में पहचान गया था कि तुम ज़हीन भी हो और जीदार भी। बच्चे, बात यह है कि तुम भी जानते होगे कि हमारे दुश्मन ने तकसीम से लेकर अब तक एक बारी भी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया, और वो हमारे सोने देश को जख्म लगाने की ताड़ में मुसलसल लगा रहता है। हमारे मगरों लगे खतरे बहुत बड़े हैं, पर हमारी सरकार के वसाइल बहुत थोड़े, इसलिए तुम्हारे जैसे वतन से मोहब्बत करने वाले शहरियों की मदद लबनी पड़ती है हमें। वो अपनी तवील तकरीर के दौरान सांस लेने के लिए रुका। मैंने उसकी बात में मुदाखलत करने की कोशिश न की। बोला, वसाइल की कमी के अलावा हम इसलिए भी आम मुहिब वतन शहरियों की खिदमात हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि मेरे जैसे कितने सरकारी बंदों को दुश्मन इदारे पहले से पहचानते हैं। ऐसा हो कि हम कोई कार्रवाई शुरू करते ही उनकी नजर में आ जाएं या फड़े जाएं और हमारा मिशन नाकाम हो जाए। उसे तवक्कुफ करते देखकर मैंने मुदाखलत की, वो तो ठीक है, आपने ये अब तक नहीं बताया कि मैं किस काम आ सकता हूँ और आपने मेरा ही इंतखाब क्यों किया। वो बोला, पहले ये समझ लो कि जो काम तेरे जिम्मे लगाना है वो काफी खतरनाक है। तुम्हें दुश्मन मुल्क से कुछ मालूमात वतन भेजनी है, पर बहुत हथ पैर बचा के ये काम करना होगा। पकड़े गए तो सारी जिंदगी दुश्मन की कैद गुजर सकती है। बोलो, है हिम्मत। उसने जो कुछ बताया था वो मेरे जज्बा हुब्बुल वतनी को झंझोड़ने के लिए काफी था, लेकिन क्या इतना बड़ा फैसला मैं लम्हों में कर सकता हूँ। असलम जैसे घाघ शख्स के लिए मेरा तजब्जुब समझना मुश्किल नहीं था। उसने मेरा शाना थपथपाया, कोई जल्दी नहीं है जवान, खूब सोच लो। अगर दिमाग कहे तो अम्मा अब्बा से भी सलाह लेकर फैसला कर ले। अगर फैसला हाँ में हो तो कल सुबह सवेरे यहीं आकर मुझसे मिल लेना, वरना सीधा वीजे की कतार में लग जाना। समझना, साड़ी मुलाकात कभी हुई नहीं, समझ आया। मैंने इस बात में सर को जुम्बिश दी और उससे हाथ मिलाकर ढाबे से बाहर निकल आया। वापसी पर तमाम रास्ते में इस सनसनीखेज सूरत हाल पर गौर करता रहा जिसने मुझे हैजान में मुब्तला कर दिया था। मैं दिलो जान से ये चैलेंज से भरपूर मिशन कबूल करने पर आमादा था और मुझे इसमें दरपेश संगीन खतरात की भी कोई परवाह नहीं थी। असल सवाल जिसने मुझे शिशुपंज में मुब्तला रखा था वो ये था कि क्या ये मामला अब्बू जी के इल्म मिलाकर उनकी इजाजत हासिल करने का खतरा मोल लेना चाहिए या नहीं। अगर उन्होंने संगीन खतरात के बायस इजाजत न दी तो मेरे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। शायद वो हिंदुस्तान जाने की इजाजत ही वापस ले लें। क्या मैं उनकी हुक्म उदूली का मुर्तकिब हो सकता हूँ? अगर उन्होंने मुझे रोकने के लिए अम्मी जान को भी सब कुछ बता दिया तो? इसी कश्मकश में जाने कब मैं घर पहुंच गया। इसी उधेड़बुन में रात के खाने का वक्त होने का भी एहसास न हुआ। बिलाखिर तहमीना को मुझे बुलाने आना पड़ा। खाने पर भी बराए नाम गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अब्बू जी ने वीजा जमा करवाने के बारे में पूछा तो कल सुबह दोबारा जाने का कहकर वहां के माहौल का हिस्सा बनने की कोशिश की। खाने के फौरन बाद एक बार फिर अपने कमरे में आया। हालांकि ये वक्त दोस्तों के लिए मुख्तस था। मुझे कमरे में आए 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि दरवाजे पर आहट हुई। मैं अब्बू जी को अंदर दाखिल होते देखकर चौंक उठा। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे उठने से रोका और कुर्सी घसीट कर बैठ गए। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, खैरियत तो है अब्बू जी? उन्होंने लम्हा भर गौर से मुझे देखा और मेरे ही लहजे में दोहराया, खैरियत तो है बेटा जी।
उनका लहजा इतना गंभीर और पुरयकीन था कि मैं सुन होकर रह गया। उन्होंने मुझे संभलने का मौका न दिया। बोले, तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो। मुझे ये भी यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे।